Good morning, everybody. I hope everybody is fine. Everybody is okay in their home. कोई टेंशन नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है. इस उम्मीद से रिवीजन अपन स्टार्ट कर रहे हैं. अकाउंट्स के तो रिवीजन हमने स्टार्ट किए थे और जैसे मैंने कहा था कि दूसरे सब्जेक्ट्स के भी रिवीजन आएंगे, तो ये आज इकोनॉमिक्स का रिवीजन लेकर आया हूँ आपके लिए. 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स, 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड 2020-21 न्यू सिलेबस इकोनॉमिक्स का रिवीजन हम लेकर आए हैं. ठीक है, तो देखो बेटा रिवीजन करने वाले हैं तो कोशिश यही रहेगी कि मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना पूरा कोशिश करके मैं पूरा सिलेबस पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करूँगा. चैप्टर वाइज आपके रिविजन्स आते रहेंगे, आपको समझ में आता रहेगा कि रिविजन्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी डाउट आ रहा है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हो. और अपना जो नोटिफिकेशन है पाने के लिए, अपने क्लास का जो भी रिवीजन लेक्चर्स फॉलो करने के लिए, सीरीज़ जो पूरी फॉलो करने के लिए आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा. चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन भी आएगा जब भी अपना नया वीडियो अवेलेबल हो जाएगा अपने चैनल पर. ठीक है, तो पूरी सीरीज़ मिलेगी आपको. इसके लिए आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सर पूरा सिलेबस होगा क्या, क्या पॉइंट रहेगा. बड़ा सिलेबस कवर मैं ऐसे करूँगा रिविज़न के जिसमें देखो बेटा रिवीजन है तो मैं कोशिश ये करूँगा कि पूरा चैप्टर जो है वो मैं पूरा कवर करने की कोशिश करूँ, मैक्सिमम कंसेप्ट भी कवर करने की कोशिश करूँ. ठीक है ना, तो मैं पूरा कंसेप्ट्स क्लियर करने आया हूँ. मैं कोई ऐसे शॉर्ट मतलब ख़त्म नहीं कर अपने को पूरा सिलेबस में वैसे नहीं लेने वाला हूँ. मैं रिवीजन ले रहा हूँ ताकि पूरा चैप्टर्स अपने को, मुझे पता है थियरी पढ़ने में थोड़ा कंटाला आता है. ये थियरी है यार, इतना लर्न करना पड़ेगा यार, इतना बोलना पड़ेगा, बट ये थियरी है मुझे पता है. पर मेरा काम है मैं आपको रिविजन पूरा सिलेबस का दूँ, रिवीजन पूरे सिलेबस का दूँ. और लर्न कैसे करना है मैं वो भी बताऊंगा आपको. लर्न करवाना थोड़ा सा मुश्किल है लाइव पे, ये सेशंस पे, रिवीजन्स में. क्लास में मेरे जब क्लास में लाइव लेक्चर्स होते हैं तो क्लास में हम लर्न करवा के लेते हैं बच्चों से. बट ये रिवीजन लेक्चर्स कंसेप्चुअल बेस्ड रिवीजन लेक्चर्स है ताकि अपने को कंसेप्ट पता चले और अपन एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सके. ठीक है, फिर से वही बात बता रहा हूँ जो मैंने अकाउंट्स में बताया था. क्लास कहीं भी लगाई हो बेटा, कोई चिंता वाली बात नहीं है. इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. आप पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट देखने वाले हो, पूरा रिवीजन फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है, पूरा सिलेबस आपको समझ में आएगा. कोई इसमें कोई बात ही नहीं है, इसमें कोई शक ही नहीं है कि सर कोई रिवीजन कुछ चैप्टर्स के डालने के बाद कुछ चैप्टर्स नहीं डाले, ऐसा है कि नहीं. सर बेटा पूरे चैप्टर्स के रिवीजन आने वाले हैं आपको. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर. तो बेटा अपना चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक, तो चैप्टर का नाम क्या है अपने, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. बेटा सबसे पहले बात अगर करते हैं तो अपना इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है आपने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है. इकोनॉमिक्स बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है. एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है सर? माइक्रो इकोनॉमिक्स बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है, इकोनॉमिक्स का तो मतलब तो आपको पता है कि इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ व्हाट वी से नेशंस रिसोर्सेज. नेशन के रिसोर्सेज का स्टडी करना, नेशन के रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन का स्टडी करना, ये इकोनॉमिक्स है. जहाँ पे पैसा है वहाँ पर इकोनॉमिक्स है. जो आप इन्फ्लेशन पढ़ते हो, डिप्रेशन पढ़ते हो, रिसेशन पीरियड पढ़ते हो, कैपिटल मार्केट पढ़ते हो, ये सब एक इकोनॉमिक्स का हिस्सा है, इकोनॉमिक्स का हिस्सा है. और इकोनॉमिक्स को समझने के लिए इतने बड़े लेवल पर, मैक्रो टर्म पे यानी कि नेशनल लेवल पर समझने के लिए, या वर्ल्ड इकोनॉमी मतलब वर्ल्ड जैसी इकोनॉमी को समझने के लिए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए अपने को पढ़ना पड़ता है माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स के बगैर मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा नहीं जा सकता. और माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद मैक्रो नहीं पढ़ने का कोई सवाल नहीं उठता. इसलिए माइक्रो और मैक्रो जो है ये दोनों जो कंसेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री कंसेप्ट है बेटा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कंसेप्ट नहीं है. या तो मैं माइक्रो करूँगा या तो मैक्रो करूँगा, ऐसा नहीं है. दोनों कॉम्प्लीमेंट्री कंसेप्ट है. माइक्रो इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं ताकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ सके. और सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने जाओगे तो पढ़ पाओगे क्या? नहीं. उसके लिए आपको बेसिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक्स पता होने ज़रूरी है, जो आपको पता नहीं है. क्लियर? तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है. माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? स्टडी एट अ वेरी इंडिविजुअल लेवल एंड मैक्रो इज अ स्टडी एट नेशनल लेवल. माइक्रो इज स्टडी एट इंडिविजुअल लेवल and macro is a study at national level. ठीक है सर, ये किस चीज़ की स्टडी सर? बड़ा स्टडी जो है ना, ये इकोनॉमिक्स जो है ना, ये अगर मैं बताऊँ आपको तो इट इज़ अ ह्यूमन बिहेवियरल साइंस. इट इज़ लाइक ए ह्यूमन बिहेवियरल साइंस. हम ह्यूमन्स लोगों की बिहेवियर समझते हैं इकोनॉमिक्स में, लोगों का बिहेवियर समझते हैं इकोनॉमिक्स में.
सर बिहेवियर यानी किस चीज़ का बिहेवियर? सर बिहेवियर यानी कि सर मैं उसके पीछे पड़ा था पिछले 5 साल से, वो बात ही नहीं करती, भाव ही नहीं देती है, वो बिहेवियर की बात कर रहा सर। इकोनॉमिकल बिहेवियर, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड बिहेवियर। इकोनॉमिकल बिहेवियर मतलब उन चीज़ों के साथ जहाँ पर मनी या मनी इज वर्थ इन्वॉल्व है, उन चीज़ों से रिलेटेड लोगों के अलग अलग सिचुएशंस में बिहेवियर्स क्या होते हैं, हमको वो समझना है इकोनॉमिक्स में। हमको ये नहीं समझना है कि सर मैं तो पिछले 3 साल से सिंगल हूँ, उसका बिहेवियर मेरे प्रति ऐसा क्यों है, बट वो लड़का नया नया मिला है, उसके साथ ही रहती है, उसका ऐसा बिहेवियर क्या है, मेरे बिहेवियर में क्या खराबी है, उस लड़के के बिहेवियर। अपने को वो बिहेवियर नहीं पढ़ना है, अपने को बिहेवियर पढ़ना है किस चीज़ का? फाइनेंशियल सिचुएशंस का, मॉनेटरी टर्म्स का, मॉनेटरी रिलेटेड चीज़ों का, उसका अपने को बिहेवियर समझना है। ह्यूमन बिहेवियर के अलग अलग फाइनेंशियल सिचुएशंस में कैसे ये एक्ट करता है। तो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं फटाफट, एक बार देख लो। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर 2 मेन ब्रांचेज ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। 2 ब्रांचेज है। टर्म माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल और मिलियंथ पार्ट, मिलियंथ मतलब बिल्कुल छोटा सा पार्ट। द टर्म मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। माइक्रो एंड मैक्रो क्लियर? मैक्रो का मतलब है लार्ज, माइक्रो का मतलब 1 मिलियन शेयर, very small. The terms were coined by Norwegian economist Ragnar Fish of Oslo University in 1933. 1933 चलो है ना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है क्या नहीं है। जो मैंने आपके लिए क्या कहते हैं जो रिवीजन ले रहा हूँ मैं, वो क्वेश्चन आंसर बेसिस पर ले रहा हूँ मैं, टेक्स्ट बुक के बेसिस पर नहीं ले रहा हूँ मैं। क्वेश्चन आंसर के बेसिस पर इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि हमको जब भी क्वेश्चन आएगा पेपर में आंसर्स कैसे लिखने हैं, क्या आंसर लिखने हैं, वो हमको समझ में आना चाहिए। इसीलिए मैं एक डाइजेस्ट रेफर कर रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर्स रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। गिव अ हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। हिस्टोरिकल रिव्यू बोलता है। देखो हिस्टोरिकल रिव्यू क्या है कि इसका ओरिजिन क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ से आया, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ से आया, ये सारी चीज़ें। आर 2 main branches of modern economics. Micro derived from the word micros and macro derived from the word macros. बराबर? किसने बताया? नॉर्वेन इकोनॉमिस्ट रैगनर फिश, नाम याद रखो रैगनर फिश, ओस्लो यूनिवर्सिटी 1933। कोशिश करके इकोनॉमिस्ट्स के जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट्स है उनके नाम याद रखने की कोशिश करो, एक एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल, रैगनर फिश। तो जो इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताता जाऊँगा, जिनको याद रखने ज़रूरी है, जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट थे उनके नाम अगर आप एग्जाम में लिखोगे ना तो एग्जामिनर विल बी वेरी मच इंप्रेस्ड बाय यू, और मार्क्स काटने का उसके पास कुछ भी ये नहीं रहता है, कोई रीज़न नहीं रहता है, ठीक है। हिस्टोरिकल रिव्यू देखो क्या बोलता है। हिस्टोरिकल रिव्यू, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस वाज डेवलप्ड फर्स्ट एट इट इज़ अ ट्रेडिशनल अप्रोच। ओरिजिन ऑफ दिस अप्रोच कैन बी ट्रेस्ड बैक टू एरा ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स सच एज एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो एंड जे.एस. मिल। इसमें से 2 नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं, एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो। एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो। इट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। तो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये वाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डेवलप जो हुआ तब उसको हमने ट्रेडिशनल अप्रोच का नाम दिया। माइक्रो इकोनॉमिक्स कब किसने इंट्रोड्यूस किया है? एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो ने। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स यानी कि न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कौन है? प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। मतलब क्या है, बात क्या कर रहा है सर, ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो ये लोग थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट लाया, इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट लोगों को बताया, बट वो इतना पॉपुलराइज नहीं हुआ। उसको पॉपुलराइज करने वाला इंसान है एल्फ्रेड मार्शल, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। और उनकी बुक्स थी, उनकी बुक थी जो बुक लिखते थे, उसमें से एक बुक थी, उस बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स क्या पब्लिश किया हुआ है? देखो 1890 में पब्लिश किया हुआ है, बराबर। अदर इकोनॉमिस्ट लाइक प्रोफेसर पिगू, J.R. Hicks, Professor Samuelson, Mrs. John Robinson, etc. have contributed to the development of microeconomics. Important बात, Adam Smith is known as the father of economics, also is considered as the founder of microeconomics. In his book Wealth of Nation, published in कब देखो year 1776, he discussed how prices of individual commodities and factors of productions are determined. And Alfred Marshall considered as the real architect of microeconomics. माइक्रो इकोनॉमिक्स को जन्म देने वाला इंसान एडम स्मिथ है,
और उसको बड़ा करके पाल पोस कर बड़ा करके उसको पॉपुलराइज करने वाला इंसान एल्फ्रेड मार्शल है। क्लियर सबको? मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर अपन बात करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जिस्टेड इन पास्ट बिफोर इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ, माइक्रो के पहले मैक्रो आया। हाँ हाँ, इन 16th and 17th century mercantilists, a group of English merchants, mercantilist मतलब a group of English merchants advocated policies to the government which were based on macro approach। एडवोकेटेड पॉलिसीज मतलब गवर्नमेंट को, सरकार को एडवोकेट करना यानी कि एडवाइस देते थे पॉलिसीज के ऊपर, ऑन बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन मैक्रो अप्रोच। 18th century physiocrats, French thinkers tried to analyze the concept of national income and wealth। कब 18th century में नेशनल इनकम और वेल्थ का कंसेप्ट आया। Even the classical economic theories of Professor Adam Smith, Ricardo and J.S. Mill discuss the determination of national income and wealth। However, their macro analysis was combined with micro analysis। their macro analysis was combined with micro। जो 16th, 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी के जो लोग थे, इनका प्योरली बेस्ड किसके ऊपर था? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अप्रोच के ऊपर था। बट J.S. मिल और एडम स्मिथ, ये लोगों का जो अप्रोच था, ये माइक्रो एनालिसिस के साथ मिक्स्ड अप्रोच था। Thus, micro analysis ruled the world of economics till the Great Depression of 1930। 1930 का जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ, तब तक माइक्रो इकोनॉमिक्स का रूल चला। उसके बाद लोगों को 1930 के ग्रेट डिप्रेशन के बाद लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस पता चला। आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन, लॉर्ड जॉन मेनर्ड कीन्स published his famous book General Theory of Employment, Interest and Money in 1936। लॉर्ड कीन्स यूज्ड मैक्रो इकोनॉमिक अप्रोच टू एनालाइज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। जब 1933 में ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, मतलब ऑलमोस्ट अमेरिका में बहुत सारे लोग, इतने सारे, यूएस से चालू हुआ वो डिप्रेशन, इतने सारे लोग बेघर हो गए, नौकरियां नहीं, कुछ नहीं, ना इनकम, ना पैसा, ना कुछ, प्राइजेस, लोगों चीज़ों के, कमोडिटी के प्राइजेस गिरते जा रहे हैं, फिर भी लोगों के पास सैलरीज नहीं है, कुछ भी नहीं है, इतना प्रॉब्लम क्रिएटेड था। तो ये ग्रेट डिप्रेशन में से उभरे कैसे? ये फर्स्ट टाइम ऐसा सिचुएशन आया था, ये फर्स्ट टाइम ऐसा सिचुएशन था कि इतनी बुरी परिस्थिति है कि लोगों के पास सैलरी नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, और कमोडिटीज़ के प्राइजेस भी बुरी तरह से गिर चुके हैं, फिर भी कोई खरीदने वाला नहीं है, इतनी बुरी परिस्थिति थी। तो इनसे उभरने के लिए क्या नाम था उनका, लॉर्ड जॉन मेनर्ड कीन्स, इन्होंने अपनी फेमस एक बुक पब्लिश की जिसमें उन्होंने ग्रेट डिप्रेशन से बाहर निकलने का तरीका बताया, जो आज भी अगर डिप्रेशन होता है किसी कंट्री में तो वो मेथड यूज होते हैं। The credit for development of macroeconomics approach goes to Lord Keynes। Besides Lord Keynes, Malthus, Wicksell, Walras, Irving Fisher are other economists who have contributed to the development of macroeconomics। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन है सर? लॉर्ड कीन्स के बाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इरविंग फिशर। इरविंग फिशर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है तक? अच्छा, आई होप अंडरस्टैंड सबको, यहाँ तक समझ में आ गया। हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ से आया और मैक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ से आया, ये अपने को समझना था। मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन बहुत ही अच्छे से लर्न करना है अपने को। माइक्रो मीन्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ थिंग। माइक्रो इकोनॉमी दस डील्स विद अ स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। पूरे नेशन इकोनॉमी से का जो सबसे छोटा हिस्सा है उससे डील करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट स्टडीज द इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल फर्म, द प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी, फैक्टर एक्सेट्रा। इन सिंपल टर्म्स इट इज एग्जामिनेशन ऑफ ट्री एंड नॉट द फॉरेस्ट। मतलब हम स्टडी कर रहे हैं पूरे जंगल की नहीं, एक जंगल में एक पेड़ है, एक मेटाफर है, वो एक उन्होंने सिर्फ एक मेटाफर रेफर किया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी क्या होती है। क्लियर सबको? ओके। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, डेफिनेशन अपने को लर्न करना है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इज अ फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इज इन फैक्ट माइक्रोइकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट माइक्रोइकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट माइक्रोइकोनॉमिक स्टडी ऑफ नेशनल इकोनॉमी। माइक्रोइकोनॉमिक्स इज अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ नेशनल इकोनॉमी। माइक्रोस्कोप पता ना आपको, वो जीव जंतु देखने के लिए ऐसे वो माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है, बराबर है। जीव जंतु देखने के लिए वो आसमान में का देखते हैं वो टेलीस्कोप होता है, वो माइक्रोस्कोप नहीं होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोप एज इट वर टू सी हाउ द मिलियंस ऑफ सेल्स ऑफ द बॉडी ऑफ इकोनॉमी, the individuals or households or consumers or individuals or firms as producers play their part in the working of the whole economic organism। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलता है? उसी स्टडी, इंडिविजुअल चीज़ों की स्टडी। देखो इंडिविजुअल बार बार वो वर्ड यूज़ करता है, इंडिविजुअल स्टडी बार बार यूज़ करता है वर्ड क्या है? मिलियंस ऑफ सेल्स ऑफ द बॉडी इकोनॉमी, इंडिविजुअल और हाउस होल्ड्स,
और कंज्यूमर्स, इंडिविजुअल्स और फर्म्स एज प्रोड्यूसर्स। तो ये क्या थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन था, ठीक है। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अपने को समझना है, क्या है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना सब लोग। स्कोप, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल मिलियन इकोनॉमी, individual economic units such as individual consumer, individual producer, individual firm, price of a particular commodity or a factor etc. तो इन सब चीज़ों की स्टडी करना उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसको हम क्या बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोई भी क्वेश्चन आए, ये इंट्रोडक्शन पार्ट हर क्वेश्चन में आना ही चाहिए आपके आंसर में। इंट्रोडक्शन के लिए आपको 1 मार्क मिलता ही मिलता है, क्वेश्चन चाहे जो भी हो। जैसे यहाँ पे स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछा है, स्कोप पूछते हैं, स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पूछेंगे, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पूछेंगे, कुछ भी पूछे माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन अपने को देना ही है। चलो स्कोप देखते हैं। स्कोप जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स का 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स। 1 इज प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, इकोनॉमिक वेलफेयर। व्हाट इज प्रोडक्ट प्राइसिंग? प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स यू इन, इसका मतलब है, अब मेरे साथ लिखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। Theory of product pricing, theory of factor pricing, theory of economic welfare। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। तो प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या है? प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग का मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन determining the price of a particular, कोई भी एक कमोडिटी की प्राइस क्या होनी चाहिए, कैसे कैलकुलेट होनी चाहिए, कौन से बेसिस पे देखनी चाहिए, ये बताता है हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमको किसी भी कमोडिटी का प्राइस कैसे डिटरमाइन करता है, हमको वो देखने की बात करता है, वो बताने की बात करता है, ठीक है। वो कैसे डिटरमाइन की जाती है वो बताता है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलता है कोई भी चीज़ का प्राइस आपको डिसाइड करना है तो आपको 2 फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ेंगे, एक उसका डिमांड और दूसरा सप्लाई एनालिसिस। 2 एनालिसिस देता है, डिमांड एनालिसिस और सप्लाई एनालिसिस। जो डिमांड एनालिसिस है ये कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू है और सप्लाई जो है ये सप्लायर्स पॉइंट ऑफ व्यू है। डिमांड साइड कंज्यूमर की साइड समझता है, सप्लाई साइड सप्लायर की साइड समझता है, सप्लाई एनालिसिस सप्लायर्स की साइड समझता है, प्रोड्यूसर्स की साइड समझता है, ठीक है। डिमांड साइड कंज्यूमर की साइड समझता है और कंज्यूमर्स का बिहेवियर ये बताता है कि वो कम से कम कीमत में सब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अवेल करना चाहते हैं। और वही सप्लाई साइड बोलता है कि सप्लायर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी बेचना चाहते हैं। समझ में आ रहा है? ऑपोजिट थिंकिंग है। कंज्यूमर अपने आप को ग्राहक की जगह पे रख के देखो, अपने आप को ग्राहक की जगह पे रख के देखो। ग्राहक बोलता है कि मुझे, कस्टमर या कंज्यूमर कोई भी बोलता है कि मुझे कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा सामान चाहिए। सप्लायर बोलता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचूंगा। क्यों? ज़्यादा पैसों में ज़्यादा सामान इसलिए बेचूंगा क्योंकि ज़्यादा पैसों से मैं अगर मैं बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ज़्यादा पैसों में अगर मैं बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो डिमांड एनालिसिस एंड सप्लाई एनालिसिस, पक्का क्लियर यहाँ तक? कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, डिमांड एनालिसिस और सप्लाई एनालिसिस के ऊपर पूरा बाकायदा अपना एक चैप्टर है, वो चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक। उसके बाद आता है नेक्स्ट है फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग का मतलब क्या? फैक्टर प्राइसिंग का मतलब क्या? व्हाट इज सबसे पहले तो फैक्टर बताओ आप सर, क्या है फैक्टर? फैक्टर्स, देयर आर 4 फैक्टर्स। फैक्टर्स का मतलब होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में लगने वाले 4 फैक्टर्स, प्रोडक्शन में लगने वाले 4 फैक्टर्स। सर कौन से 4 फैक्टर्स है प्रोडक्शन में लगने वाले?
प्रोडक्शन में लगने वाले 4 फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, 4 फैक्टर्स। तो ये 4 फैक्टर्स का फैक्टर प्राइसिंग का मतलब है, यहां पर आपने प्रोडक्ट प्राइसिंग देखा तो प्रोडक्ट की प्राइस निकालना। फैक्टर प्राइसिंग का मतलब होता है कि फैक्टर्स की प्राइस बताना, फैक्टर्स का प्राइस निकालना। फैक्टर्स का प्राइस निकालना यानी कि सर ये जो फैक्टर्स है, ये 4 ऐसी चीजें, इन चारों के बगैर आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। मतलब ये चारों में से कोई एक चीज भी अगर गायब हो ना तो आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। इसके ऊपर भी बाकायदा पूरा चैप्टर है। लैंड, लैंड का मतलब सिर्फ लैंड नहीं होता इकोनॉमिक्स के हिसाब से। लैंड का मतलब होता है वो सारी चीजें जो आपके पास फ्रीली अवेलेबल है थ्रू नेचर, विच इज ऑन द सर्फेस ऑफ द लैंड, अबव द सर्फेस ऑफ द लैंड, बिलो द सर्फेस ऑफ द लैंड। जो भी सोसाइटी से आपको लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी वगैरह मिलते हैं, ये सारी चीजें आपका क्या है, ये सारी की सारी चीजें आपका क्या मानी जाती है, लैंड का हिस्सा मानी जाती है, लैंड का पार्ट। नेचुरल रिसोर्सेज जो आपको मिलते हैं, लैंड का पार्ट माना जाता है उसको। क्लियर। लेबर, लेबर यानी कि एम्प्लॉइज जो आपके पास काम करने वाले लोग हैं, लेबर, क्या इनके बगैर आप काम कर सकते हो? इनके बगैर आप काम ही नहीं कर सकते। काम कौन करेगा? प्रोडक्शन का प्रोसेस कौन फॉलो करेगा? पैकिंग का प्रोसेस कौन काम करेगा? बिना लोगों के काम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। उसके अलावा कैपिटल, कैपिटल मतलब लगने वाला, बिजनेस में लगने वाला पैसा। पैसा, पैसे से हम लोग मोस्ट प्रोबेबली क्या खरीदते हैं? लैंड, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड्स वगैरह जो भी ये खरीदते हैं हम, एसेट्स, फिक्स एसेट्स जो खरीदते हैं, इसको हम कैपिटल बोलते हैं। उसमें हम पैसा लगाते हैं ना, क्योंकि जब भी आप लोन लेकर आओगे या कैपिटल लेकर आओगे, पैसा लेकर आओगे बिजनेस में लगाने के लिए, तो बिजनेस में सबसे पहला काम तो ये एसेट्स ही खरीदोगे, बराबर है। और एंटरप्रेन्योर, और एंटरप्रेन्योर क्या है? ही इज द ड्राइविंग फोर्स, जो सब फैक्टर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन लाकर, सब फैक्टर्स के बीच में ऑर्गेनाइजेशन लाकर, ऑर्गेनाइज करके सबको लेकर चलता है आगे, प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करता है, प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है। तो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। और ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब भी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में लगेंगे, जब भी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में लगेंगे, तो बदले में कुछ तो रिवॉर्ड चाहिए ना बेटा। बदले में रिवॉर्ड चाहिए नहीं क्या? फ्री में काम करेंगे? नहीं 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 सर, रिवॉर्ड तो चाहिए। तो लैंड को बदले में रिवॉर्ड क्या मिलेगा? लैंड को बदले में रिवॉर्ड मिलेगा रेंट, लेबर को मिलेंगे वेजेस, कैपिटल को मिलेगा इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को मिलेगा प्रॉफिट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इसमें क्या बताता है सर? अरे माइक्रो इकोनॉमिक्स ये बताता है सप्लायर को कि लैंड के बदले में तूने रेंट पे करना चाहिए, लैंड के प्रकार क्या है, फर्टाइल लैंड होता है और क्या क्या चीज़ें, उसको कितना रेंट देना चाहिए, कितना रेंट नहीं देना चाहिए। लेबर आपको बताता है, उसमें प्रकार बताता है, स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, किसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। कैपिटल के बारे में आपको बताता है, कैपिटल कहाँ से अरेंज करना है। एंटरप्रेन्योर के बारे में बताता है, एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज़ बताता है कि एंटरप्रेन्योर ने कैसे काम करना चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स ऑफ आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हुए। पक्का यहाँ तक क्लियर सबको 100% बेटा? तो हमने दो थियरी समझी। कौन सी 2 थियरी समझी? एक प्रोडक्ट प्राइसिंग समझा और फैक्टर प्राइसिंग समझा। अब बात करते हैं इकोनॉमिक वेलफेयर की। इकोनॉमिक वेलफेयर की, इकोनॉमिक वेलफेयर में 3 एफिशिएंसी की बात करता है बेटा। ये 3 एफिशिएंसी, कौन सी 3 एफिशिएंसी है? देखो, इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब ये बात करता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इन व्हाट? एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, efficiency in consumption, and another is overall efficiency। ठीक है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन और ओवरऑल एफिशिएंसी। सर एफिशिएंसी, प्रोडक्शन, कंजम्पशन क्या है? इकोनॉमिक्स बताता है कि भाई साहब अपने पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो स्केर्स है। इकोनॉमिक्स के बेसिस पे ही बना हुआ है कि अपने पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है वो स्केर्स रिसोर्सेज है। क्या रिसोर्सेज है? वो रिसोर्सेज स्केर्स है। अपने पास कमी है रिसोर्सेज के, नेचुरल रिसोर्सेज हो चाहे जो रिसोर्सेज हो, भले वो लेबर हो, नेचुरल रिसोर्सेज हो, कैपिटल हो, हर चीज़ की कमी है अपने पास, स्केर्स है। अबंडेंस में कुछ भी अवेलेबल नहीं है, अबंडेंस में कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो भाई ध्यान से प्रोडक्शन करना, फालतू चीज़ों का प्रोडक्शन मत करना, एक्सेस प्रोडक्शन मत करना, जो चीज़ों की लोगों को ज़रूरत है सिर्फ उसी का प्रोडक्शन करना। भाई सीधी बात है, एफिशिएंसी अगर मैं सिंपल छोटा सा एग्जांपल दूं, भाई जो क्या कहते हैं, जो कोल्डर रीजन्स है, जो रीजन्स कोल्ड रहता है, जैसे कश्मीर, जम्मू कश्मीर वाला एरिया हुआ, वहाँ पर आपको वुलन क्लॉथ्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करना ज़रूरी है। वहाँ पर वुलन क्लॉथ्स, वहाँ पर अगर आप चड्डी बनियान बनाकर बेचोगे, छोटे छोटे कपड़ा बनाकर बेचोगे जो गर्मियों में यूज़ किए जाते हैं, वो कोई खरीदेगा? अरे वेस्टेज है, आप रिसोर्सेज का वेस्ट कर रहे हो, आप रिसोर्स को वेस्ट कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन देख के करना है कि लोगों को ज़रूरत क्या है, उसी चीज़ का प्रोडक्शन करो, उसी चीज़ का प्रोडक्शन करो। समझ में आ रहा है? और प्रोडक्शन करते समय भी प्रोडक्शन में एफिशिएंसी लाओ,
प्रोडक्शन में भी एफिशिएंसी लाओ। कंजम्पशन में एफिशिएंसी का मतलब क्या, अरे हौरापना ना का करो रे बाबा, हौरापना मत करो, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, जितना आप सेटिस्फाई होते हो उतना ही लो, एक्सेस मत लो, क्योंकि एक्सेस आप ले लेके आप स्टोर करने की कोशिश करते हो, स्टॉक करने की कोशिश करते हो, नेचुरल रिसोर्सेज यूटिलाइज होकर खत्म होते जा रहे हैं, डिप्लीट होते जा रहे हैं। तो कंज्यूम भी जब आप करते हो तो एफिशिएंटली कंज्यूम करो, उतना ही कंज्यूम करो जितना ज़रूरत है, एक्सेस अबंडेंस ओवर मत करो। और ओवरऑल एफिशिएंसी लानी है मतलब इसके पूरे प्रोसेस में, प्रोडक्शन प्रोसेस, उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, उसका कंजम्पशन प्रोसेस, जितनी भी पूरी प्रोसेसेस है, ये सारे प्रोसेसेस में अपने को ओवरऑल एफिशिएंसी लानी है, ओवरऑल एफिशिएंसी लानी है। समझ में आया बेटा? तो देखो ये आपको एक चार्ट में मैंने पूरा आपको स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बता दिया। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। प्रोडक्ट प्राइसिंग में मैंने कहा कि प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करना है, फैक्टर प्राइसिंग में मैंने कहा फैक्टर्स का प्राइस डिटरमाइन करना है। प्रोडक्ट प्राइसिंग थियरी में प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करने के लिए हमको दो लोगों की साइड समझनी पड़ेगी, एक कस्टमर की भी समझनी पड़ेगी, सप्लायर की भी समझनी पड़ेगी। तो कस्टमर की साइड समझने के लिए हमारे पास डिमांड एनालिसिस है और प्रोड्यूसर की साइड समझने के लिए हमारे पास सप्लाई एनालिसिस है। फैक्टर प्राइसिंग में हमको पता चल गया कि भाई 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। 4 कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड जो भी ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जब प्रोडक्शन के प्रोसेस में लगेंगे तो बदले में रिवॉर्ड चाहिए इनको। तो लैंड अगर प्रोडक्शन प्रोसेस में लगाते तो लैंड को बदले में क्या पे करना पड़ता है? रेंट। लेबर्स को पे करना पड़ता है वेजेस, कैपिटल के बदले पे करना पड़ता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर के काम के बदले उसको मिलेगा प्रॉफिट। क्लियर है तक? और इकोनॉमिक वेलफेयर हमने लास्ट में पढ़ा जिसमें 3 एफिशिएंसीज है, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन एंड ओवरऑल एफिशिएंसीज। क्लियर? देखो एक बार वही सारी चीज़ें हैं क्या? थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, इंडिविजुअल कमोडिटीज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज। मार्केट फोर्सेज क्या है? मार्केट फोर्सेज आपका डिमांड एनालिसिस और सप्लाई एनालिसिस। देखो डिमांड एंड सप्लाई, कंसर्न विथ डिमांड एनालिसिस दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, सप्लाई एनालिसिस दैट इज इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर। एक्सप्लेन्स हाउ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज डिटरमाइंड। Factor of production, land, labor, capital, entrepreneur are called factors of production and contribute to the process of production. For the contribution they get rewards in the form of rent, wage, interest and profits. Efficiency in production means producing maximum possible amount of goods and services from the given amount of resources. जितने available resources है उतने में ही maximum production करो. Consumption means distribution of produced goods and services among the people for consumption in such a way as to maximize total satisfaction of the society. मतलब इतना प्रोडक्शन जो भी होगा वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सबको सेटिस्फैक्शन पूरा मिले। सर मतलब एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ ये समझने के लिए। भाई गवर्नमेंट ने कोई मान लो योजना निकाली, एक फैमिली है जिसमें 5 मेंबर है और दूसरी फैमिली है जिसमें सिर्फ 2 मेंबर है। गरीबों को गवर्नमेंट ने कहा कि पैसे मिलेंगे। अब ये 5 मेंबर वाली फैमिली को 5,000 रुपये मिलते हैं और 2 मेंबर वाली फैमिली को 5,000 रुपये मिलते हैं। क्या आप बोल सकते हो कंजम्पशन सेटिस्फाइबल है? यहाँ पर इनके लिए बहुत एक्सेस हो गया, 2 लोगों के लिए 5,000 बहुत हो जाते हैं, वही 5 लोगों के लिए 5,000 कम हो गए। तो फैमिली में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? इक्वल कंजम्पशन है क्या? नहीं है। तो इसी को हम बोलते हैं एफिशिएंट। तो यहाँ पर अगर वो हेड टू हेड बेसिस पे पैसा देना, हेड टू हेड बेसिस पे यानी कि 5 मेंबर की फैमिली तो इतना, 2 मेंबर की फैमिली तो इतना, पर हेड बेसिस पे भाई 4 मेंबर की फैमिली आपको 4,000 मिलेगा, 3 मेंबर की फैमिली 3,000 मिलेगा, एक अकेले रहते हो तो 1,000 मिलेगा। तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ना, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। चलो, यानी कि एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। ओवरऑल एफिशिएंसी मींस प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल। लोगों को जो जरूरत है चीज़ों की, उन चीज़ों का प्रोडक्शन आप करो। क्लियर? आगे बढ़े, हम पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स क्या क्या है? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? ठीक है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं क्वेश्चन जब भी आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड उसका इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। माइक्रो वर्ड कहाँ से आया? माइक्रो वर्ड ये माइक्रो से आया, जो जिसका मतलब होता है मिलियंथ पार्ट। ये स्टडी करता है इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल मार्केट या तो फिर आपके पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइसिंग। इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। उसके बाद आएंगे हम फीचर्स पे। पहला फीचर है प्राइस थियरी। स्कोप का ही एक पार्ट है क्या ये प्राइस थियरी? जो हमने अभी स्कोप पढ़ा ना, प्राइसिंग थियरी ऑफ प्राइस, कमोडिटी प्राइसिंग, ये वही चीज़ है। देखो
डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वाह वाह। प्रोडक्ट कहाँ मिलते हैं, प्रोडक्ट्स कहाँ मिलते हैं जिसकी आप प्राइसिंग करते हो मार्केट में? स्टडी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या बोला है? स्लाइसिंग मेथड, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, सेकेंड लास्ट है पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम की वजह सबसे पहले मैं लिखता हूं बेस्ड ऑन अजम्पशंस। फिर लिखता हूं मैं पार्शियल इक्विलिब्रियम, लास्ट में है बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस डन, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। प्राइस थियरी, दो चीज़ें मार्केट से रिलेटेड है यहाँ पे। एक प्राइसिंग थियरी है, पहला फीचर है प्राइस थियरी, यानी कि कमोडिटी का प्राइस निकालने में मदद करता है, कमोडिटी की प्राइस डिटरमाइन करने में मदद करता है। कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन करने में मदद करता है, यानी कि वो कमोडिटी का प्राइस कैलकुलेट करने में मदद करता है, तो वो हुआ आपका प्राइस थियरी। प्रोडक्ट कहाँ मिलता है? मार्केट में। तो अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर, भाई इसके ऊपर भी एक चैप्टर है मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर। अलग अलग टाइप्स ऑफ मार्केट, अलग अलग मार्केट फॉर्म्स कौन से? मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, डुओपोली है, फिर आपका परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। ये अलग अलग मार्केट के स्ट्रक्चर भी स्टडी करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स का वो एक पार्ट है। तीसरा स्लाइसिंग मेथड, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, आपको पता है आप एक ब्रेड का लंप आता है, ब्रेड का लंप, तो यू डोंट ईट दैट लंप एज अ होल, आप उसको छोटे 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 टुकड़ों में स्लाइस करते हो। वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरे होल नेशनल इकोनॉमी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक इंडिविजुअल की बात करता है, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल सप्लायर, एक इंडिविजुअल मार्केट, ऐसे स्लाइस करके पूरे इकोनॉमी को स्लाइस करके एक एक पार्ट, एक एक चीज़ों की स्टडी करता है। इंडिविजुअल यूनिट्स, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स और स्लाइसिंग मेथड दोनों सेम पॉइंट्स पे चलते हैं बेटा। इंडिविजुअल यूनिट्स का मतलब होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इंडिविजुअल यूनिट एट अ टाइम, ऑब्जर्व्स वन इंडिविजुअल यूनिट एट अ टाइम, सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल मार्केट, पर्टिकुलर कमोडिटी एक्सेट्रा। ये इंडिविजुअल यूनिट्स हो गया। बेस्ड ऑन अजम्पशंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है ना बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, ये समझने के लिए हमको कुछ अजम्पशंस देखने पड़ते हैं, और वो अजम्पशंस जनरली बोले जाते हैं सेटेरिस पेरिबस। आगे धीरे धीरे जैसे हम बढ़ेंगे आगे समझते जाएंगे सेटेरिस पेरिबस। सेटेरिस पेरिबस बोलता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जब भी कोई स्टडी करता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की, तो वो दो वेरिएबल्स लेता है। क्या लेता है? दो वेरिएबल्स लेता है, और दो वेरिएबल्स लेने के बाद बोलता है कि बाकी सारे वेरिएबल्स जितने भी उसको अफेक्ट कर रहे होंगे उस सिचुएशन को, हम ये अज्यूम करेंगे कि वो कांस्टेंट है। वो क्या है? वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है। यानी कि क्या, अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी कमोडिटी की या किसी प्रोडक्ट की और उसके प्राइस की, उसके प्राइस की बिहेवियर की, तो उस प्रोडक्ट के प्राइस की और उस प्राइस से रिलेटेड होने वाले अफेक्ट किसके ऊपर? एक कंज्यूमर के ऊपर। तो मेरे लिए दो वेरिएबल हुए, प्राइस और कंज्यूमर। इस प्रोडक्ट से रिलेटेड प्राइस, इस प्रोडक्ट का जो कंज्यूमर है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये क्या बोलता है कि प्रोडक्ट को अफेक्ट करने वाले दूसरे फैक्टर्स जितने भी होंगे वो सारे कांस्टेंट होंगे, उनका कोई भी इफेक्ट प्रोडक्ट पर नहीं आएगा, ना वो प्राइस को इम्पैक्ट करेंगे ना वो कंज्यूमर को इम्पैक्ट करेंगे। जैसे मैं अगर आपको बताऊँ, सिंपल डिमांड एनालिसिस का जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसमें ये एक बेसिक लॉ दिया गया है कि किसी कमोडिटी का प्राइस अगर बढ़ता है तो कंज्यूमर उसकी डिमांड कम कर देता है, कंज्यूमर कम खरीदता है, कम यूज़ करता है। अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो कंज्यूमर उसको ज़्यादा खरीदता है। तो सिर्फ कॉमन सेंस वाली बात है, हाँ बराबर है। बट इसको अफेक्ट करने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं ना, कुछ कुछ चीज़ें जैसे आपके टेस्ट, आपके हैबिट, आपका फैशन, ये सारी चीज़ें भी तो आती है ना। तो अभी कोई कोई चीज़ ऐसा होता है कि मान लो फॉर एग्जांपल जैसे अभी किसी किसी को ब्रांड लॉयल्टी कि भाई मैं तो सिर्फ अरमानी की ही घड़ी पहनता हूँ, तो चाहे वो फिर 10,000 की हो या 50,000 की क्यों ना हो, तो यहाँ पर अफेक्ट करने वाला है क्या प्राइस कंज्यूमर को? नहीं। तो ये बोलता है कि ऐसी जितनी भी अलग अलग फैक्टर्स है ये कांस्टेंट रहेंगे। तो ये एक अजम्पशन है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, ऐसे अजम्पशंस पे चलता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। पक्का क्लियर है अब तक? तो बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस।
समझ में आया यहाँ तक सबको? पक्का 100%? अगले इस पे चलो। बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशंस बताया मैंने। अब पार्शियल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब क्या मालूम है? पार्शियलिटी करता है अपने साथ। पार्शियलिटी कर रहा है मतलब सर क्या होता है? पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब मैंने क्या कहा अभी आपको, ये क्या कर रहा है? सिर्फ दो वेरिएबल्स की बात कर रहा है ना, तो सिर्फ वो दो वेरिएबल्स जब चेंज होंगे तो एक दूसरे को कैसे इफेक्ट करेंगे वो कर रहा है। मतलब ये पार्शियलिटी कर रहा है, सिर्फ दो वेरिएबल्स की बात कर रहा है, बाकियों को कंसीडर ही नहीं कर रहा है, बाकी फैक्टर्स को, बाकी चीजें जो अफेक्ट करती है उसको कंसीडर नहीं कर रहा है। तो इसलिए पार्शियल इक्विलिब्रियम है। कौन सा इक्विलिब्रियम है? पार्शियल इक्विलिब्रियम है। कौन सा? पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब आप पार्शियलिटी कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो? पार्शियलिटी कर रहे हो। तो पार्शियलिटी कर रहे हो आप, सिर्फ ये दो फैक्टर्स के ऊपर ध्यान दे रहे हो, बाकी फैक्टर्स के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, ये गलत है। इसको बोलते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको? पार्शियल इक्विलिब्रियम। बराबर। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो जनरल इक्विलिब्रियम पर चलता है। सर जनरल इक्विलिब्रियम वो सारे फैक्टर्स को एक साथ कंसीडर करता है। कोई भी लॉ, कोई भी पॉलिसी बनाते तो वो सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए बनाता है, तो इसलिए उसको जनरल इक्विलिब्रियम बोला जाता है। इसको पार्शियल इक्विलिब्रियम इसलिए बोला गया है क्योंकि जब ये किसी चीज की स्टडी कर रहा है, दो चीजों की स्टडी कर रहा है, तो ये सिर्फ ध्यान किस पे केंद्रित करता है? सिर्फ और सिर्फ ये दोनों पे ध्यान केंद्रित करता है। समझ में आ रहा है आपको? पार्शियल इक्विलिब्रियम 100%। आगे बढ़े। मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। व्हाट इज मार्जिनलिज्म? मार्जिनलिज्म इज चेंज ड्यू टू वन एडिशनल यूनिट। चेंज ड्यू टू वन एडिशनल यूनिट। माइक्रो इकोनॉमिक्स की थियोरीज, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लॉज सब मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल पे है, यानी कि एक एडिशनल यूनिट से, एक एडिशनल यूनिट के चेंज से क्या फर्क पड़ने वाला है? एक एडिशनल यूनिट के ऊपर से क्या फर्क पड़ेगा? एक एडिशनल यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम हो जाएगा, एक एडिशनल यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो जाएगा, एक एडिशनल यूनिट एक्स्ट्रा हम लोगों ने परचेस कर लिया, एक्स्ट्रा परचेस सेल कर दिया, तो वो वन एडिशनल यूनिट का इंपैक्ट क्या है? वन एडिशनल यूनिट समझने की कोशिश करता है। वो वन एडिशनल यूनिट इज नोन एज मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, इज नोन एज वन मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। आई होप सबको यहां तक क्लियर है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? डेफिनेटली। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट इसका फीचर है, बहुत ये अच्छा फीचर है। इसमें जोड़ देते हैं ना। लिमिटेड स्कोप। लिमिटेड स्कोप का मतलब क्या? लिमिटेड स्कोप का मतलब क्या? लिमिटेड स्कोप का मतलब होता है, लिमिटेड स्कोप का मतलब होता है, लिमिटेड स्कोप का मतलब होता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है वो लिमिटेड है। यानी कि क्या? मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें ना, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल लेवल की प्रॉब्लम्स डील करता है और उसको प्रॉब्लम्स के साथ उसके सोल्यूशंस भी देता है, उसके लिए पॉलिसीज भी देता है। बट माइक्रो इकोनॉमिक्स एक लिमिटेड स्कोप के साथ चलता है। वो सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स उस पर्टिकुलर मार्केट की, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंज्यूमर की, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की ही बात करता है। ये मैक्रो लेवल पे जैसे जो प्रॉब्लम्स है जैसे पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, डिप्रेशन, ऐसी चीज़ों का बात वो नहीं करता है। ऐसी चीज़ों, पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, ये जो सारी चीज़ें, इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करता है। इसलिए हमने बोला है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप जो है वो लिमिटेड है। वो क्या है? लिमिटेड है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स समझो क्या है कि पहले तो देखो क्वेश्चन कभी भी आएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैंने पहले भी बोला आपको, माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन जैसे आया, माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन दो। माइक्रो वर्ड कहाँ से आया, उसका मतलब क्या है, मिलियंथ पार्ट है, ग्रीक वर्ड है, और फिर ये इंडिविजुअल 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 पर्टिकुलर, तीन इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल मार्केट, पर्टिकुलर कमोडिटी। ये चार चीजें याद रखो, लिखना भूलना नहीं है। सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई माइक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्राइस डिटर्मिनेशन। फॉर व्हाट? प्राइस डिटर्मिनेशन। इंपॉर्टेंस की मैं बात कर रहा हूं। पहले क्या बोला मैंने? डिटरमाइनिंग प्राइसेस। डिटरमाइनिंग प्राइसेस। प्राइस डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है। लोगों को प्राइस डिटरमाइन करना सिखाता है ना ये, तो प्राइस डिटरमाइन करना कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना प्राइस डिटरमाइन किए काम करोगे कैसे? डिटरमाइनिंग प्राइसेस। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या सर? अरे वो मार्केट जो
फ्रीली वर्क करता है, वो डिसीजंस अपने खुद लेता है। कौन से डिसीजन सर? व्हाट टू प्रोड्यूस, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। ये 3 क्वेश्चन का डिसीजन लेना, ये 3 चीज़ों के बारे में डिसीजन लेना मार्केट के ऊपर दिया गया है। सप्लायर खुद सोचेगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस वो कैसे, कौन से बेसिस पे डिसाइड करेगा? लोगों के डिमांड के बेसिस पे, लोग जो डिमांड करते हैं वो प्रोड्यूस करेगा। हाउ मच टू प्रोड्यूस, वो डिसाइड करेगा कितना प्रोड्यूस करना है। एंड लास्टली हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि उसके ऊपर है, हैंडक्राफ्ट, हैंडमेड करना है या मशीन्स का इस्तेमाल करना है, जो भी करना है, बराबर। वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। उसके बाद आता है बिजनेस डिसीजंस। भाई साहब, हमने थियरी स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है फैक्टर प्राइसिंग। तो क्या आपको नहीं लगता किसी भी बिजनेसमैन के लिए फैक्टर्स का कॉस्ट निकालना, फैक्टर प्राइसिंग करना जरूरी है? बिजनेस डिसीजन मेकिंग देखो, हेल्पफुल फॉर बिजनेसमैन फॉर टेकिंग क्रूशियल बिजनेस डिसीजंस लाइक डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ से आएगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो कॉस्ट होगा वही तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा बेटे, सीधी बात, समझ में आई? तो बिजनेसमैन को डिसीजन लेने में मदद करने वाला है इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक। फॉर्म्स बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। थियोरी में हमने वेलफेयर इकोनॉमिक्स भी पढ़ा था क्या? स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने थियोरी ऑफ वेलफेयर इकोनॉमी भी पढ़ी थी, ये वही चीज है। देखो, रिसोर्स आर स्केर्स, गवर्नमेंट मस्ट एलोकेट सच रिसोर्स प्रॉपरली फॉर एंश्योरिंग मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। Microeconomics analysis helps the government in optimum allocation of utilization of scarce resource in order to achieve maximum welfare. It also studies how taxes affect the social welfare. Welfare economics, बराबर है। एंड लास्ट रिक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को क्यों चाहिए? इन फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज सच एज टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, प्राइस पॉलिसी एक्सेट्रा। सर टैक्सेशन पॉलिसी तो ठीक है, समझ में आया। पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब जो सरकार खर्चा करती है, डैम्स, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स वगैरह पे, उस पर कितना खर्चा होना चाहिए, क्या वो खर्चा जरूरी है, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, ये डिसीजंस माइक्रो इकोनॉमिक्स लेने में मदद करता है। और लास्टली प्राइस पॉलिसी, यानी कि बहुत बार राशन के गेहूँ चावल मिलते हैं ना, सब्सिडी मिलती है ना, अपने को सिलेंडर में सब्सिडी मिलती है ना, तो प्राइसिंग कैसे डिसाइड करना है, सब्सिडी कितनी देनी है, ये पता करने के लिए। तो रिक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट बोलूँगा मैं अगला पॉइंट। पॉलिसी मेकिंग बोल देते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्या था? फॉरेन ट्रेड, एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, मतलब फॉरेन ट्रेड के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है, किन चीज़ों का, लाइक इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑफ एनी टू कंट्रीज। दो चीज़ें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा तो टैरिफ लगता है, टैरिफ यानी कि टैक्स, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी। टैरिफ क्या लगेगा, टैरिफ का इंपैक्ट क्या होगा, पहला। और दूसरा डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, इंडिया का करेंसी और यूएस का करेंसी, इंडिया का करेंसी, यूके का करेंसी, इंडिया का करेंसी, जापान का करेंसी में फर्क, वो एक्सचेंज रेट क्यों है, वो डिटरमाइन करने में मदद करता है। एंड लास्टली इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग क्या बोलता है? वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशंस जो आते हैं सामने, बहुत कॉम्प्लेक्स आते हैं, बट उसके लिए एक छोटे छोटे से एग्जाम्पल बनाकर माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके सामने उसके सोल्यूशंस रखता है। मॉडल इकोनॉमिक बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? देखो, बहुत बार वो कंस्ट्रक्शन कंपनीज वाले बड़े बड़े साइट्स बना, बड़े बिल्डिंग्स, ऑफिसेज बनाने वाले होते हैं, तो एक छोटा सा मॉडल बना के रखते हैं ताकि हमको इजीली, हाँ ऐसे समझ में अच्छा यहाँ पर ऐसा ऐसा है, ओके ओके ओके, तो उसको एक मॉडल बना दिया छोटा सा। माइक्रो इकोनॉमिक्स भी वही करता है, कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन का एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक छोटा सा मॉडल बना के देता है आपको, ताकि आप उसके बेसिस पे उस बड़े सिचुएशन को एनालाइज कर सको।
Various complex situations by way of simple economic models. Economic models are built using various economic variables. जो economic models है अलग अलग, यानी कि डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, ये सारी चीज़ें जो हमको आगे के चैप्टर्स में पढ़नी है ये वही चीज़ है. माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टर्म्स, कंसेप्ट, टर्मिनोलॉजीज, टूल्स एंड इकोनॉमिक एनालिसिस. तो 2 पॉइंट और, एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग. एस्पेक्ट्स ऑफ foreign trade, aspects of foreign trade and economic model building. इजी, पक्का, क्लियर, सबको समझ में आ गया है? तो पहले चैप्टर का फर्स्ट पार्ट आपका आज का खत्म हो चुका है माइक्रो इकोनॉमिक्स का. कल के लेक्चर में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट खत्म कर देंगे और उसके अगले लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइस. बाय बाय, एंजॉय, और अपने दोस्तों को बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सबको मदद मिले. एक शॉर्ट ओवरव्यू मिलेगा आपको पूरे चैप्टर का. आपने कहीं भी क्लास किया हो तो आपके लिए सारा ब्रशन अप करने के काम आएगा अपना लेक्चर्स. ठीक है, तो प्लीज़ गाइज अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और नोटिफिकेशन पाने के लिए अपना चैनल सब्सक्राइब करो और वो जो बेल आइकन है उसको प्रेस करो ताकि आपको पता चले कि अपने वीडियोस आ गए हैं, अपने वीडियोस अवेलेबल है किस चैप्टर पे. ठीक, तो बाय बाय गाइज, एंजॉय. रिवीजन सीरीज ऐसे ही चलता रहेगा. प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखो, कमेंट सेक्शन में बताते रहो. इफ़ यू नीड एनी चेंजेस, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स फ्रॉम अस, अगर आप कुछ और एक्सपेक्टेशन कर रहे हो हमसे, कुछ और भी चाहते अगर हो, तो डेफिनेटली विल ट्राई टू प्रोवाइड टू द बेस्ट ऑफ आवर, टू द पॉसिबल वे, बेस्ट पॉसिबल वे विल ट्राई टू प्रोवाइड इट यू इन. ठीक है, तो इतना ही गाइज आज के लिए. थैंक यू, बाय बाय, एंजॉय. कल फिर मिलेंगे इकोनॉमिक्स के सेकंड पार्ट के लिए, फर्स्ट चैप्टर के. बाय बाय, एंजॉय.